आज इस सभागार के उद्घाटन के अवसर पर स्वामी जी की इच्छा है कि पूरे देश के लोग, जिनमें से अनेक यहाँ उपस्थित हैं, हम सब मिलकर राष्ट्र मंथन करें। राष्ट्र मंथन का अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। देश की समस्याएं क्या हैं, उनका विस्तार, उनकी गहराई, उनका प्रकार, उनके हल करने के सुझाव, समाधान, उन सब पर हम लोग एक साथ विचार करें और उस मंथन में से फिर अमृत निकले और उस अमृत पर आने वाली सरकारें भी काम करें, देश के आंदोलनकारी भी काम करें, जन जागरण का भी यह मंथन, राष्ट्र मंथन आधार बने कि आज हमारे राष्ट्र को क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या मूल समस्याएं हैं, उनके समाधान कैसे होंगे। मैं खुद समझता हूं कि देश के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या है इस देश की दरिद्रता दूर करना। और दरिद्रता भी दो प्रकार की है, पारलौकिक दरिद्रता और इहलौकिक दरिद्रता। पारलौकिक का मतलब है आध्यात्मिक दरिद्रता, सोच की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, आत्मा की दरिद्रता, चरित्र की दरिद्रता, विचार की दरिद्रता। ये आध्यात्मिक दरिद्रता इन सब दरिद्रताओं का समुच्चय है। उसमें बौद्धिक दरिद्रता भी आती है। और जो इहलौकिक दरिद्रता है वो हमारे देश की गरीबी, विषमता, गरीबी भी है। संपदा बढ़ रही है लेकिन मुट्ठी भर लोगों की संपदा बढ़ रही है। जो ज़्यादातर बड़े लोग हैं देश में, उनको चिंता नहीं है कि गरीबों का हाल क्या है। गरीब हमारे यहाँ और पिसता जा रहा है। ये इहलौकिक समस्या है। इसके अलावा देश में भयंकर असुरक्षा है, अभाव है, असुरक्षा है, अशिक्षा है। ये तीन बहुत बड़े दुश्मन हैं, राक्षस हैं। भारत को नष्ट करने वाले ये तीन राक्षस हैं, असुरक्षा, अभाव और अशिक्षा। हमारी विदेश नीति भी बहुत उलझी हुई है। दक्षिण एशिया में ही नहीं, चीन को छोड़ दें तो पूरे एशिया में सबसे बड़ा राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र क्या ठीक ढंग से काम कर रहा है? चुनाव हो रहे हैं, बरसों से होते आ रहे हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं? और सुधार हो तो क्या हो, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन हो? काले धन ने सारे देश की अर्थव्यवस्था को आवृत्त कर रखा है और उसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार ने पूरे देश को डुबो दिया है। जितना भ्रष्टाचार पिछले 10 वर्षों में हुआ है, इतना पिछले 200 वर्षों में नहीं हुआ है। ब्रिटिश राज में भारत को जमकर लूटा गया है। लंदन के ठाट बाट, न्यूयॉर्क के ठाट बाट, उनका आधार हमारे देश की लूटपाट रही है। लेकिन उससे भी बड़ी लूटपाट पिछले 10 वर्षों में भारत में होती रही है। इस लूटपाट को रोकने के तरीके क्या हैं? क्या भ्रष्टाचार केवल सरकार खत्म कर सकती है, या जन आंदोलनों के द्वारा, जन चेतना के द्वारा, जन संकल्पों के द्वारा, जन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, जन कार्यवाहियों के द्वारा भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है? इन सब प्रश्नों पर हमें विचार करना है। मूल विचार ये करना है कि देश की परिस्थिति भी बदलनी चाहिए और देश की मनस्थिति भी बदलना चाहिए। देश की परिस्थिति बदलने का काम तो हमने नेताओं के जिम्मे छोड़ रखा है, संसद के जिम्मे छोड़ रखा है। लेकिन देश की मनस्थिति बदलने का काम बाबा रामदेव जी जैसे क्रांतिकारी युवा सन्यासी करते हैं। ये काम कितना आगे बढ़ रहा है, इस काम को कितना आगे बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, एक एक देशवासी तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब प्रश्नों पर हमको विचार करना है। हर समस्या का समाधान सरकार नहीं कर सकती है। सरकार से उम्मीद करते हैं हम कि हर समस्या को समाधान करने की कोशिश करें, लेकिन उससे बड़ी कोशिश हमारी होनी है, जनता की होनी है। जनता अगर प्रयत्नशील होगी तो सरकार जहाँ लड़खड़ाएगी, जनता वहाँ उसके कान खींच सकती है। लेकिन जनता अगर स्वयं सोई हुई है और उसने अपना दायित्व सारा सरकार पर डाल रखा है, तो देश की जो गति पिछले 66-67 साल में हुई है, ये आगे 100 साल तक बनी रहेगी। आज देश में पूर्ण रूपांतरण की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, राष्ट्र मंथन का। उसमें आप सब भी सहयोग करें और जो लोग, करोड़ों लोग जो इस स्टूडियो में नहीं हैं और बाहर हमको सुन रहे हैं,
उनसे भी प्रार्थना है कि वे अपने सुझाव बराबर भिजवाते रहें और प्रयत्न ये करेंगे इस कार्यक्रम में कि उन सब से भी जीवंत संपर्क रहे, वे इस कार्यक्रम में सीधा हस्तक्षेप कर सकें और भाग ले सकें। अब आज हमारे सामने हमारे देश के दो बहुत ही ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने कर्मण्य से पूरे देश को हिलाया है। स्वामी रामदेव जी ने जो कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि देश में आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी महापुरुष ने उतना काम नहीं किया है जितना अकेले रामदेव जी ने किया है। करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर दिया। अरबों खरबों रुपए का बजट जो दवाइयों में बर्बाद होता है, अस्पतालों में बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, वो सब स्वामी जी की कृपा से, इनके परिश्रम से, इनके व्यक्तित्व से उसने उन सब का समाधान खोजा है और देश को दिया है। उन्होंने देश पर बड़ा उपकार किया है और अब इस समय वो देश की राजनीति, समाज नीति और अर्थनीति के परिशोधन के लिए भी संकल्पबद्ध हो गए हैं। लोग कहते हैं कि सन्यासी लोगों को इन सब चीज़ों से काम कुछ नहीं। सन्यासी का काम क्या सिर्फ अपनी पूजा करवाना है, अपनी आरती उतरवाना है? सन्यासियों का काम क्या सिर्फ बैठकर माला फेरते रहना है? स्वामी जी ने सन्यासी क्या करें, सन्यासियों का कर्तव्य क्या हो, उसके लिए आदर्श आचरण करके सबके सामने रख दिया है। पूरे देश को जगाने का काम उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। स्वामी जी से भी हम सुझाव मांगेंगे। उनके दृष्टिकोण रोज़ आप लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग देश में। अब इस कार्यक्रम में भी जब जब उनको समय मिलेगा वो आएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि उन्होंने समस्याओं के बारे में क्या सोचा है और उनके समाधान क्या है। इसी तरह से प्रोफेसर राजपूत ने एक सरकारी अफसर होते हुए एनसीईआरटी जो हमारी शिक्षा की खदान है, शिक्षा के लिए सारे देश में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करती है, उसमें बहुत क्रांतिकारी काम किए। कोई बहुत प्रचार नहीं हुआ उसका, लेकिन मैं ये समझता हूँ और उन दिनों में ये कहता था बात कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उनके प्रधानमंत्रित्व के दौरान, उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम ये था कि हमारे देश की जो पुस्तकें बनती थी, पाठ्य पुस्तकें, उनमें आमूल-चूल सुधार किया गया है। उनमें इतनी भ्रष्ट बातें, इतनी अपुष्ट बातें, इतनी निराधार बातें लिखी गई थी कि करोड़ों बच्चों का मन मलिन होता था। उन सब चीज़ों की सफाई प्रोफेसर राजपूत ने अपने दम गुर्दे से, अपने साहस से की और ये एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। वे बहुत अच्छे विचारक हैं, विद्वान हैं, पढ़ते हैं और खूब लिखते हैं। वो आज हमारे साथ हैं। मैं दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूँ और अब मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे राष्ट्र मंथन के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। राष्ट्र मात्र भूमि का नाम नहीं होता है, मात्र ईंट और पत्थरों का नाम नहीं होता है। राष्ट्र मात्र एक सीमा नहीं होती है। ये सीमाएं राजनीतिक दृष्टि से तय की गई है, जिससे कि उस भूखंड की सुरक्षा, समृद्धि और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की सभ्यता, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति की जवाबदेही कुछ लोगों के ऊपर तय की जा सके। इसके लिए ये बाउंड्रीज, ये दायरे तय कर दिए गए राष्ट्रों के। राष्ट्र में व्यक्ति से लेकर के वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता और उस राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनका आचरण, क्योंकि जो भी राष्ट्र है उस राष्ट्र के अंदर जो भी समावेशित है, समष्टि और व्यष्टि, माने भिन्न भिन्न इकाइयां और एक सामूहिक अस्तित्व, उस भिन्न भिन्न इकाइयों में और पूरे सामूहिक अस्तित्व में, समष्टि में दिव्यता हो, उसमें शुभ हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वहां का व्यक्ति होता है। सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित है, मर्यादित है। आपको पेड़ पौधों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पशुओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पृथ्वी को, सूरज को, चांद को, वहां की मनुष्य के अलावा जितनी भी जो सृष्टि है, समष्टि है, अस्तित्व है, वो स्वयं में नियंत्रित है। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा समाधान और सबसे बड़ा काम यदि कोई करता है तो व्यक्ति है। इसलिए सारा जो
केंद्र होता है सभी चीजों का, वो व्यक्ति होता है। सभी के मूल में इसलिए व्यक्ति को डाल दिया, और वो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो चाहे एक राष्ट्र का कहो या पूरे विश्व का कहो, कल्याण कर सकता है, उसको सुख पहुंचा सकता है, यदि उसकी सकारात्मक शक्तियों का विकास किया जाए। और इसके लिए तय भी किया जाता है कि कम से कम 25 वर्ष तक एक व्यक्ति का निर्माण किया जाए। हमें सड़कें बनानी है तो हम 2, 4, 5 सालों में पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो 2, 3, 5 साल में पूरे हिंदुस्तान की सारी पुरानी बिल्डिंगों को ढा करके नई बिल्डिंग बना सकते हैं। हमें नदियों को भी जोड़ना है तो वो जोड़ सकते हैं। हम बहुत से काम कर सकते हैं। 1, 2, 5 साल में हम हजारों यूनिवर्सिटी, हजारों मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, जिसको आजकल डेवलपमेंट कहा जाता है, समृद्धि कहा जाता है। फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनाना, यह काम 1-2 सालों में नहीं होता है। और इसको वैदिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनेक जन्मों का प्रारब्ध व्यक्ति के साथ जुड़ा है, अनेक जन्मों के संस्कार उसके साथ जुड़े, उसको परिष्कृत करना यह सामान्य काम। इसलिए मैं यदि आज के संदर्भ में कहूं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो वह है राष्ट्र में सभी क्षेत्रों में एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, पूरी तरह से जागृत और समर्थ व्यक्तित्वों के नेतृत्व का अभाव, लीडरशिप का क्राइसिस। एजुकेशन में इस देश को लीड कौन करेगा? हेल्थ में इस देश को लीड कौन करेगा? जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमारी जो परिवार व्यवस्था है, उसको, उसका नेतृत्व कौन करेगा? ऐसे लोगों के नाम यदि पूरे देश भर में लिए जाए कि आदर्श परिवार हैं, जिन्होंने संयुक्त परिवार की, माता पिता की मर्यादा क्या होती है, पिता पुत्र की मर्यादा क्या होती है, एक कुल वंश परिवार की मर्यादा क्या होती है, उनको प्रामाणिकता से निभाया हो, ऐसे लोगों को ढूंढने लगेंगे तो 125 करोड़ लोगों में से आपको टोटा सा दिखेगा कि भाई आदर्श किसको माने। तो एक सबसे बड़ी समस्या इस देश में नेतृत्व का अभाव, और वह नेतृत्वपूर्ण, जागृतपूर्ण, समर्थ व्यक्तियों के द्वारा होता। तो चाहे वो परिवार हो, चाहे वह खेती हो। अब खेती के बारे में, ये पूरे देश में आदर्श व्यक्ति हैं ऐसे। अब इतना 125 करोड़ का देश, उसमें हम 100 किसान ऐसे छांटें कि ये आदर्श किसान हैं जिन्होंने खेत से लेकर के और जो खेती है उसमें एक आदर्श कार्य किया है कि ये होना चाहिए देश का एग्रीकल्चर मॉडल। हमारे सारे मॉडल हम विदेशों से ला रहे हैं। एग्रीकल्चर का मॉडल हो, डैम्स के मॉडल हो, सिंचाई की व्यवस्था से लेकर के खेतों के बीज, खाद, पानी से लेकर के हम बाहर से मॉडल लेकर के आते हैं डेवलपमेंट का, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो, इंडस्ट्री का हो, रिसर्च का हो, सब विदेशों से लेकर के आ रहे हैं। अपने देश में जहाँ नेतृत्व अपनी भूमिका हो, ये जो स्वदेशी शब्द खाली वस्तुओं से जोड़ करके ना देखें हम, उसमें बहुत व्यापकता है। उसके भीतर अपना स्वाभिमान जुड़ा है, उसके भीतर अपनी सांस्कृतिक विरासत जुड़ी है, उसके भीतर अपना करोड़ों वर्ष पुराना गौरव और वर्तमान का पुरुषार्थ जुड़ा है। हाँ, क्या हमारे अपने देश में इतनी पूंजी नहीं है? क्या हमारे अपने देश में इतना ज्ञान, इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी तकनीकी नहीं है कि हम उस देश की आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके और आगे बढ़ सकें? क्या हर बात में हमें विदेशों पर निर्भर होना पड़ेगा? विदेशों की बैसाखियों के सहारे हम कब तक अपने देश को आगे बढ़ाएंगे? किसी भी तरह की, चाहे वो पूंजीगत है, चाहे वो संसाधनगत है, चाहे वो ज्ञानगत है। तो सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्र के सामने एक आदर्श नेतृत्व की है, और वह आदर्श नेतृत्व सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासन में, शासन में, सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने में। पूरे देश में IAS IPS ऑफिसर्स के नाम लिए जाते हैं, यूं शायद 5000 के करीब IAS ऑफिसर्स होंगे। अब उसमें देश के वो 5 IAS ऑफिसर्स जिनको हम कहें कि यह हमारे आदर्श हैं और ऐसे चलना चाहिए, बड़ा टोटा सा दिखाई देता है। तो देश की सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति, व्यवस्था तो
व्यक्ति की अनुगामी होती है। इसलिए वैदिक जी ने कहा कि मन स्थिति भी बदले और परिस्थिति भी बदले तो देश बदलता है। एक व्यक्ति जागृत होता है तो हजारों लाखों करोड़ों को जागृत कर देता है। एक व्यक्ति साहस के साथ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो ऐसे मानवों का, और श्री अरविंद की भाषा में बोले तो ऐसे महामानवों का हमें निर्माण करना है जो व्यष्टि में और समष्टि में शुभ का आधान कर सके और इस धरती पर भगवत्ता का अवतरण कर सके। इसके ऊपर ध्यान बहुत कम लोगों का है। सब डेवलपमेंट में व्यक्ति के लिए विकास माने उसके लिए सुख सुविधाएं क्या हो सकती है, व्यक्ति का विकास, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति के लिए तो विकास हो, उसकी भी बहुत जरूरत है। आज भी इस देश में बहुत भूख, बहुत दरिद्रता, बहुत अभाव, जैसे कहा जा रहा था, वैदिक जी ने भी कहा गैर बराबरी, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने सारी संसाधनों को अपनी जो है कैद कर लिया है। और इसको महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे, सारे दार्शनिक भी कहते हैं, सब विश्व के वैज्ञानिक भी अब कह रहे हैं इस बात को कि भाई यदि सारी दुनिया के संसाधन एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, प्राचीन काल में कहा जाता है यत् पृथिव्याम बृहं हिरण्यम पशवा स्त्रियः एकस्यापन पर्याप्तम तस्मात् श्राम परित्यजेत्। माने सारे संसार का वैभव एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी संतुष्टि नहीं होती। आज 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 700 करोड़ लोगों के लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यदि आत्मसंतोष हो व्यक्ति को, जीवन की ठीक ठीक समझ हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग या सुविधाएं हैं, या मेरे जीवन का उद्देश्य इस सृष्टि की जो मुझ पर उपकार है उनके प्रति कृतज्ञता से अपने दायित्व को निभाना है, तो सोच का एक बहुत बड़ा, एक सही सोच का, सही विवेक का, आम भाषा में बोले तो समझ का बहुत बड़ा अभाव सा दिखता है। और वो कारण ये रहा कि दो चीजें किसी देश को बनाती हैं, एक एनवायरमेंट और दूसरा उसकी ट्रेनिंग। एनवायरमेंट माँ की कोख से लेकर के, और चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, कार्य संस्थान हो, एनवायरमेंट, उसको ट्रेनिंग, माँ की कोख से उसको क्या ट्रेनिंग मिली, गोद में उसको क्या ट्रेनिंग मिली, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उसको क्या ट्रेनिंग मिली, वो जहां काम कर रहा है वहां उसको क्या ट्रेनिंग मिल रही है। तो देश का एनवायरमेंट और देश में ट्रेनिंग ठीक से हो तो ये भारत इस 700 करोड़ की दुनिया को राह दिखा सकता है और अपने यहाँ ये इस नेतृत्व के संकट से हम उभर सकते हैं और पूरा विश्व का हम नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह का हमें एक विचार करना पड़ेगा जिससे मनस्थिति भी बदले, परिस्थिति भी बदले, व्यक्ति भी बदले, व्यवस्था भी बदले, और इस पूरी समष्टि में जो सबसे नियंत्रक शक्ति है व्यक्ति, उसकी समग्रता से विकास हो सके। मैं तो ऐसा समझ पाया। स्वामी जी ने बहुत ठीक कहा, और उन्होंने जो बात कही बड़ी शास्त्रोक्त बात है। मनुष्य के बारे में कहा गया है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, कि मनुष्य जो है वो किसी काम को कर सकता है, नहीं कर सकता है, या अन्यथा कर सकता है। पशु को ये स्वतंत्रता नहीं है, जड़ पदार्थ को ये स्वतंत्रता नहीं है, ये सिर्फ आत्मा की स्वतंत्रता है। गधे घोड़े को खाना नहीं सिखाना पड़ता, अपने आप जानता है क्या खाना क्या नहीं खाना। ये आत्मा का गुण है जो स्वामी जी ने बताया। इसलिए मनुष्य पृथ्वी का, सृष्टि का श्रृंगार है। इस मनुष्य का निर्माण कैसे करना, ये एक धर्मवेत्ता का काम है, एक दार्शनिक का काम है, एक चिंतक का, एक सन्यासी का काम है, जो कि स्वामी जी पूरे देश में चेतना फैला रहे हैं। स्वस्थ जो मनस के निर्माण की बात कही, मनस्थिति को बदलने की बात कही, उसके साथ साथ परिस्थिति को बदलने का काम शिक्षाविद करते हैं। आज देश की शिक्षा लगभग चौपट है। 66 साल हो गए हैं, हमारे देश में मूल काम नहीं होता है, गतानुगतिक है, भेड़ चाल चलते हैं। सारी शिक्षा पर अंग्रेजी का आवरण छाया हुआ है। अंग्रेजी के वर्चस्व ने हमारी शिक्षा को चौपट किया हुआ है। 22 करोड़ बच्चे हर साल प्राथमिक शालाओं में बैठते हैं, 40 लाख से भी कम बच्चे स्नातक बनते हैं। दुनिया के किसी भी देश में शिक्षा की ऐसी बर्बादी नहीं है। हमारे देश में सरकार कहती है कि 63% लोग इस देश में साक्षर हैं। साक्षर है इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षित हैं। जो हस्ताक्षर कर सकता है वो साक्षर है, वो ठीक से अखबार भी नहीं पढ़ सकता है, वो क्या साक्षर है।
इस देश में जितने लोग शिक्षित हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं। शिक्षा का विस्तार इसलिए नहीं हो रहा है कि शिक्षा के सारे मार्गों पर अवरोध खड़े कर दिए गए हैं। शिक्षा को नकली ढंग से बच्चों को एक जहर की घूंट पिलाई जाती है, उनको मानसिक दृष्टि से विकलांग बना दिया जाता है। अंग्रेज़ी अनिवार्य रूप से थोपी जाती है। अंग्रेज़ी पढ़ाने का, विदेशी भाषाओं को पढ़ाने का मैं विरोधी नहीं हूँ। किसी भी विदेशी या देशी भाषा का विरोध करना, उससे नफरत करना मूर्खता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था कायम हो कि जिसमें समता मूलक समाज का निर्माण हो। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा है, एक मुट्ठी भर लोगों के बच्चों के लिए है, शहरियों के लिए, मालदार लोगों के लिए, अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों के लिए, नेताओं, नौकरशाहों, पूंजीपतियों, व्यापारियों के बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ शिक्षा है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सामान्य लोगों के बच्चों के लिए। तो समाज दो तरह का, एक भारत बन रहा है और एक इंडिया बन रहा है। इंडिया भारत की छाती पर सवार है, वो उसका खून पीता है। कैसे इसको रोकना, कैसे समाज में समता फैलाना, कैसे शिक्षा को पूरे देश में एक रूप बनाना, इस संबंध में प्रोफेसर राजपूत ने बहुत विचार किया है कि शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन किए जाएं देश के, कि देश हमारा सबसे मजबूत बने। आपको एक बात कहता हूँ कि अमेरिका द्वितीय महायुद्ध के पहले तक छोटे छोटे यूरोप के देशों से कर्जा मांगता था। अमेरिका के लोग, नौजवान लोग, यूरोप के छोटे छोटे देशों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजा करते थे। लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद शिक्षा में सबसे ज़्यादा पूंजी लगाई, शिक्षा में सबसे ज़्यादा श्रम विनियुक्त किया गया अमेरिका में, और शिक्षा ने वो क्रांति की है अमेरिका में कि आज अमेरिका विश्व का सिरमौर बना हुआ है। अगर भारत में शिक्षा का नक्शा अगर बदल दे, अगर शिक्षा मंत्री कोई ऐसा आ जाए जो स्वयं शिक्षित हो, शिक्षा के बारे में ठीक से समझता हो, जानता हो कि कैसे बच्चों की शिक्षा करना है इस देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि अगले 5 वर्ष में भारत एक महाशक्ति बन जाएगा। भारत एक प्रलयंकर महाशक्ति नहीं, एक शुभंकर महाशक्ति बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो नक्शा हमारे सामने आना चाहिए, और प्रोफेसर राजपूत जैसे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम व्यावहारिक किए हुए हैं, वो ज़रूर हमको बता सकते हैं कि क्या क्या शिक्षा में सुधार किए जाएं, या आगे आने वाली जो सरकार है वो कैसे अपने ढंग से एक नया नक्शा शिक्षा का पेश करे। स्वामी जी ने कहा नेतृत्व की बात। ऐसा नेतृत्व कब उभरता है? जब सामान्य नागरिक को भी तैयार किया जाए, उसकी समस्त प्रतिभाओं का विकास करने का अवसर उसे मिले, और ये काम शिक्षा का है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी हो रही है। तो वैदिक जी ने बात बताई कि थोड़े से लोगों के लिए तो शिक्षा में कोई समस्या नहीं, वो करीब 20-25% लोग हैं, और ये 20-25% लोग ही नीतियाँ बनाते हैं, यही क्रियान्वित करते हैं और यही सारे निर्णय लेते हैं। बाकी जो 65-70% हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या हाल है वो हम सब लोग जानते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी मनस्थित वाली बात जो वैदिक जी ने शुरू की थी, उसको सबसे पहले मुझे लगता है अंग्रेजों ने समझा कि वो कितनी सशक्त है। आज से करीब 250 वर्ष पहले जब शिक्षा पर भारत को कैसे अंग्रेज दबाए रहे, इस पर बातचीत उन्होंने आपस में की, तो उन्होंने कुछ बड़े अच्छे वाक्य लिखे। अच्छे का मतलब यह है उनके दृष्टिकोण से अच्छे थे। उन्होंने लिखा कि भारत को पराधीन रखने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीयों को भारत से दूर कर दिया जाए, उनको भारतीयता से अलग कर दिया जाए। यहाँ की आध्यात्मिक शिक्षा व्यवस्था, हाँ, जो यहाँ की जो भी यहाँ अच्छा है, जैसे हमारी ज्ञान सृजन की परंपरा है, जो ज्ञान हमारे पास था, जो संस्कृति में हम विकसित हुए थे, जो हमारी शिक्षा संस्थाएं थीं, उन्होंने कहा अगर इनको हम तोड़ दें तो निश्चित रूप से हम इन पर शासन करते रहेंगे। चाणक्य नीति में लिखा हुआ है कि जो पराजित सभ्यताएं होती हैं वे विजेता की तरफ हमेशा प्रशंसा भरी निगाह से ही देखती हैं, उसी का अनुसरण करने का प्रयास करती हैं, और उस चीज़ को ध्यान में रखते उन्होंने किया और हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने तहस नहस कर दिया, अपनी व्यवस्था लाके लागी रोपित कर दी। हमारे यहाँ कभी सामाजिक असुरक्षा की बात नहीं हुई, हमारे यहाँ कभी वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन हमने जब अपनी चीज़ों को छोड़ा, जिसके लिए हमें प्रेरणा बाहर से मिली थी, वहीं पर हमारी दरिद्रता बढ़ती गई।
और अंततः जब हम अपनी ज्ञान परंपरा से ही पीछे हट गए तो हमारी आध्यात्मिक दरिद्रता को तो बढ़ना ही था। अब हम शब्दों में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था और फिर बनेगा, मगर वो बनेगा कैसे? बनेगा तो तभी जब आप हर व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करने की शिक्षा व्यवस्था लागू करें। वो हमारे यहाँ लागू है। राजगोपालाचारी जी हमारे बहुत बड़े प्रखर मस्तिष्क वाले नेता थे, वैदिक जी उनके बारे में सब जानते हैं। वे 67-68 के करीब उन्होंने एक छोटे छोटे लेख लिखते थे, बाद में उन्होंने लिखा और वो बहुत ही मतलब आँख खोलने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा, मैं ये सोचकर कांप उठता हूँ, 1967-68 में कहते हैं, एक इतना बड़ा वरिष्ठ नेता, मैं ये सोचकर कांप उठता हूँ कि आज के युवा जब देश की बागडोर संभालेंगे तो इस देश का क्या होगा। तब हम लोग युवा थे, वो उस समय की बात है। उनके बारे में उन्होंने कहा, उन्होंने अब क्या 2 कारण बताए, 2 चीज़ों की वजह से मुझे तकलीफ है। पहला, दे आर बेरिफ्ट ऑफ रिलीजियोसिटी, उन्हें धार्मिकता से अलग कर दिया गया है। जो आध्यात्मिक का मूल स्रोत है उससे वो अलग है। और दूसरा, बेरिफ्ट ऑफ रिलीजियोसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड, और उनको भगवान की उपस्थिति से भी अलग कर दिया गया, नास्तिक बना दिया। नास्तिक बना दिया। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में भगवान का नाम नहीं ले सकते, हम रिलीजन की बात नहीं कर सकते। तो 2 बड़ी बातें हैं कि अगर आप, मैं अब व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि जब मेरे माता पिता, मेरे परिवार, समाज ने कहा कि दुनिया में हर काम जो आप करते हैं उसको कोई न कोई जरूर देखता है, एक देखने वाला है, मेरे ऊपर तो उसका प्रभाव पड़ा, लाखों लोगों आपके ऊपर पड़ा हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई अनसाइंटिफिक नहीं लगा। और दूसरा कि कहीं न कहीं तो आपको परंपरागत हमारा समाज जो है वो एक धार्मिक समाज होता है। धर्म पंथ कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन अधिकांश लोग तो वैसे ही। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी किताबों से रामायण की पुस्तकें हट गई, रामायण के वर्णन हट गए, महाभारत के वर्णन हट गए। बड़े अच्छे शब्दों में वैदिक जी ने कुछ बातें कही शिक्षा के परिवर्तन के संबंध में। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है, और कभी न कभी, आज नहीं तो 10-20 साल में उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा इस देश में। हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया था कि भारत का जो समाज है वो धार्मिक समाज है, इंडियन सोसाइटी इज रिलीजियस, और भारत की जो संविधान है वो सेकुलर है, इंडियन स्टेट इज सेकुलर। इन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं। आप जो सबसे अधिक धार्मिक व्यक्ति होता है वही सबसे बड़ा सेकुलर होता है। सब धर्मों के मूल तत्व बच्चों को बताने से सेकुलरिज्म सुदृढ़ होगा, और ये काम 50 साल पहले होना चाहिए था। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो 5 मूल्यों की बात कही गई है, 5 तत्व की बात कही गई है, उसके बिना शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। वो शिक्षा जो व्यक्ति को संस्कृत से परिचित नहीं कराती, वो शिक्षा जो व्यक्ति को अध्यात्म से परिचित नहीं कराती, वो शिक्षा जो व्यक्ति को हाथों से काम करना नहीं सिखाती, वो शिक्षा जो व्यक्ति की संवेदनाएं नहीं जगाती, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं। इस स्थिति में हम कहाँ से व्यक्ति निर्माण करेंगे? सबसे पहला काम है जिसके पास ज्ञान संपदा जिसकी कमजोर होगी वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज से 100 साल, ये चर्चिल ने भी कहा, कई लोगों ने कहा कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे। फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर्स ऑफ माइंड पावर। ज्ञान समाज की तरफ बढ़ने की बात है, और ज्ञान समाज की तरफ कौन बढ़ेगा? जिसके यहाँ शिक्षा की सशक्त परंपरा होगी। और हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था जब तक अपनी जड़ों की तरफ से नहीं आएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में बातचीत हुई तो कई बार मैंने कहा, मुझे ये बताइए कि हमारे पास 4 बिंदु थे शिक्षा के: अध्ययन, कक्षा में पढ़ लिया; मनन, स्वाध्याय किया; चिंतन, आपस में बातचीत की, देखा हम कहाँ पर हैं; और उपयोग। मैंने कहा ऐसा कौन सा दूसरा नया आपने आविष्कृत किया है तरीका जो इन चारों से ज़्यादा सशक्त हो अच्छे ज्ञान के लिए? और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात थी उपयोग। काहे के लिए उपयोग? उपयोग मानव कल्याण के लिए उपयोग।
हमारी जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी ज्ञान का मानव कल्याण के लिए उपयोग। और इसीलिए कहा गया ज्ञान से पवित्र इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान की पवित्रता का एहसास करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी ज्ञान संपदा को वैश्विक संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ लाने के लिए आवश्यक होगा ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो भारत की शिक्षा व्यवस्था हो, जो भारत में जन्मी हो, जिसको भारत ने बहुत वर्षों से जिसका लालन पालन किया था, उसी को फिर से नए कलेवर में हमें अपने सामने लाना होगा। जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा हम कहते हैं, उसको आर्ष ज्ञान कहो, उसको देव संस्कृति कहो, ऋषि संस्कृति कहो, वैदिक संस्कृति कहो, तो उस भारतीय ज्ञान परंपरा से व्यक्ति का संपूर्ण विकास, उसके शरीर का, उसके मन का, उसकी बुद्धि का विकास और उसकी इंद्रियों का निग्रह, उसके जीवन में सदाचार का समावेश और उसको लालच से अतिरिक्त को अर्जित करने का भाव नहीं, अतिरिक्त को अर्पित करने का भाव। योगेश्वर अरविंद कहते थे मेरे जीवन के 3 पागलपन हैं। एक तो जो भागवत सत्ता है मुझे इसको इसी जन्म में अनुभव करना है। दूसरा, राष्ट्र मेरे लिए मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, वो मेरी माँ है और माँ के साथ जो है अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादतियाँ होती है और मैं मौन होकर के ऐशो आराम में जीता रहूँ, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है, ये बात यदि बच्चे, मैंने कहा माइंड सेट तो बचपन से तैयार होता है ना, ट्रेनिंग उसकी कहाँ से हो, तेरे और क्या क्या आ जाएगा तेरे पास, ये नहीं, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? चाहे वो अंगूठियां हैं, चाहे महंगे महंगे पेन हैं, चाहे वो हमारे वस्त्र हैं, जूते चप्पल हैं, गाड़ियां हैं, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता है? मैं तो ऐसा सोचता 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 2 कपड़े और 2 गज जमीन पर आ गया, शादी के बिना क्या मेरा गुजारा हो सकता है? तो मैंने तो वो भी नहीं। मैं कहां तक अपने आप को, जो अपरिग्रह वाली बात है वहां आना, माने भारतीय ज्ञान परंपरा का आदर नहीं रहा। भारत ज्ञान शक्ति में जब सबसे ऊपर था, तब अर्थ शक्ति में भी, सैन्य शक्ति में भी, सब क्षेत्रों में सबसे ऊंचा था। और यहीं से अभी जैसे कहा कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान की नींव पर खड़े होंगे, ज्ञान की आधारशिला पर तैयार होंगे। और ये बात जो है आज मुझे लगता है ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, बाकी चीज़ों पर ध्यान जा रहा है और इस तरफ ध्यान नगण्य है। तो इस संदर्भ में जो है सबको सम्मिलित किया जाए कि आप क्या सोचते हैं और आपके भी जो सुझाव हो हम आमंत्रित करते हैं कि किस तरह से एक सबल भारत ऐसा हम बना सके। सबल भारत आंदोलन भी चलाया था हमारे वैदिक जी ने बहुत लंबे समय तक, और उसकी आज आवश्यकता भी है कि आज मेरे से पूछते बाबा ये नहीं तो कौन। आज राजनीतिक नेतृत्व के बारे में सोचा जाता है, बोले कौन करेगा नेतृत्व? अरे एक मोदी की बात नहीं, देश के अंदर 1000 मोदी से भी और ज्यादा सशक्त नेतृत्व खड़े हो लोग, कहीं ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक का झंडा गिरा तो आखिर के दूसरे ने थाम लिया। ऐसे 1000 व्यक्ति हर एक क्षेत्र में, लाखों व्यक्ति खड़े रहे कि बाबा रामदेव नहीं तो कौन, राजपूत जी नहीं तो कौन, वैदिक जी तो नहीं कौन। किसी भी क्षेत्र में एक के बाद दूसरी इतनी लंबी श्रृंखला खड़ी हो कि वहां पर हमें ये क्राइसिस नहीं दिखे, ये संकट न दिखे कि अब क्या होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर, मैं जब प्राइमरी में पढ़ा करता था तो पुस्तकें चला करती थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक नैतिक शिक्षा चलती थी और एक हमारे पूर्वज, जो अब शायद नहीं चलती। प्रश्न ये है कि जब हम अपने पूर्वजों के, अपने अतीत के बारे में समझेंगे नहीं तो हम आगे का कैसे निर्धारण करें कि हमें कहाँ जाना है। कॉमर्स में एक अध्याय आता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। हम अपने अतीत को समझें, वर्तमान में उससे प्लानिंग करें भविष्य के लिए कि हमें जाना कहाँ है। हमें यही पता नहीं है कि हमारा अतीत क्या था और आगे जो कुछ शिक्षा व्यवस्था है, जैसे आदरणीय ने कही है, वो शिक्षा व्यवस्था में वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं रही। हम लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि हमारा अतीत क्या था। हम केवल ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका अगर ताकतवर है तो वहाँ से क्या ग्रहण कर सकते हैं, हमारे पास क्या चीज़ उपस्थित थी हम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। मैं एक छंद इस पर जरूर पढ़ना चाहता हूँ खास तौर पर कि राधा और श्याम वाले देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीति की ही रीत भूल बैठे हैं।
राधा और श्याम वाले देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीति की ही रीत भूल बैठे हैं। जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। पश्चिम की सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण पावन पुनीत भूल बैठे हैं। कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। कि कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन। और जैसा कहा ना कि हम पाना चाहते हैं, देना नहीं चाहते। हमारी जो सारी दृष्टि है वो एक जगह केंद्रित है कि हम क्या अर्जित कर सकते हैं, हम देश को क्या देना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। अगर हम अपनी पुरानी परंपरा याद करें तो यूं भी याद कर सकते हैं कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, शायद इसमें समाधान भी है कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे या कि रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो तो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। और हमारे कि मौलिक पाठ्य पुस्तकें हमारे यहाँ लिखी नहीं जाती है। जब तक हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, हवाई जहाज को उड़ाने का प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण स्वभाषा के माध्यम से नहीं दिए जाएंगे, तब शिक्षा का विस्तार साम्राज्य होता रहेगा। इस अशिक्षा के साम्राज्य को अगर ध्वस्त करना है तो देश में स्वभाषा और स्वभाषा की पाठ्य पुस्तकें और स्वभाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण सब तुरंत शुरू करना पड़ेगा। भाषा की गुलामी से मुक्ति में ये पूरा करना पड़ेगा बारे में कहीं। लेकिन और भी मुद्दे हैं जिन पर हमें राष्ट्रमंथन में विचार करना है। पहले शिक्षा पर जो आपकी बहस है वो शुरू करें, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इस समय राष्ट्र को सबसे अधिक व्यथित कर रहा है और जिसको लेकर चुनाव हो रहे हैं, आप चुनाव में कोई भी मुद्दा उठाइए, जनता हर मुद्दे पर बुहारी लगा देती है। एक ही मुद्दा इस समय सबसे बड़ा है, भ्रष्टाचार का। उस भ्रष्टाचार के मुद्दे ने जो सरकार अभी है उसके पांव उखाड़ दिए हैं बिल्कुल। उस मुद्दे पर भी हम विचार करेंगे और स्वामी जी हमको बताएंगे कि भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, सरकार क्या करे, और अकेली सरकार से नहीं होने वाला है काम। जनता क्या करे, आप क्या करें, हम क्या करें, हम सब लोग मिलकर क्या करें। पहले शिक्षा के बारे में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो उनका हम स्वागत करते हैं। जी बोलिए। मैं सी अनुज गोयल, सेंट्रल काउंसिल मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और जो राष्ट्र मंथन का ये जो आज आगाज हुआ है, स्वामी जी, वैदिक जी और राजपूत जी को बहुत बहुत अभिनंदन। जो ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है जिसमें केवल और केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है, केवल और केवल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आया जा सकता है, और उसमें प्रायोगिक शिक्षा बिल्कुल ही नगण्य हो गई है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। तो कैसे हमारे देश का युवा इस शिक्षा को पाकर वाकई कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है समाज के लिए, देश के लिए? मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से जब तक प्रयोगात्मक शिक्षा नहीं होगी, जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा शिक्षा में, केवल किताबी ज्ञान होगा, इस देश का युवा इस देश को आगे नहीं लेके जा सकता। ठीक बात है। तो राजपूत जी, क्योंकि एनसीईआरटी के आप ठीक कह रहे हैं, इसमें और क्या, आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रश्न और उत्तर दोनों समावेशी। जनरल साहब मेजर जनरल नरेंद्र बहादुर, अवकाश प्राप्त हो। बुनियादी तौर पर जितनी सकारात्मक बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब बहुत अच्छी हैं। ज्ञान, संगीत, दया, क्षमा, दो चार आपको उदाहरण दूंगा जो इसके अपवाद भी हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 18 बार या 21 बार दया किया, अंत क्या हुआ? भयानक हुआ। हर चीज़ की सीमा होती है। हमारे वेदों में भी कहा, अति हर चीज़ की खराब होती है। और आदरणीय वेद प्रताप वैदिक जी, सारे पब्लिक स्कूल बैन कर दो, शिक्षा का मुँह एकदम 180 डिग्री मोड़ दो, ये सब भी अति है। करना चाहिए इसको धीरे धीरे,
क्योंकि जब 200-300 साल से एक बीमारी चल रही है तो उसको आप धीरे धीरे, आप अगली सरकार को आप कहेंगे पब्लिक स्कूल बैन नहीं किया, उनको बंद करके मीन्स उनमें जो पाठ की विधि है जी, जो एजुकेशन का सिस्टम उसको चेंज करो, वही बंद करने से मतलब वही उनको बंद मतलब कर दे, उसके सिस्टम को चेंज समझिए, आपके भाव समझ, व्यवस्था को बदलना। हाँ, व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, उस पे ताला लगाने की बात नहीं हो रही। बहुत अच्छी बात। और अगर आप जैसे जनरल फौज के इतने वरिष्ठ इस बात पर सहमत हैं कि ये काम होना चाहिए और धीरे धीरे होना चाहिए, तो यही हमारी सफलता है। दूसरी बात है, हम अक्सर अपने भाव प्रभाव में उन गुणों को प्राथमिकता देने लगते हैं जो आसान होते हैं। अभी यहाँ कवि महोदय बैठे थे, उन्होंने चर्चा की राधा और श्याम की धरती में प्रेम और सब कुछ गुणों का। उन्होंने यह नहीं कहा कि राधा, और कहीं भी नहीं मैंने सुना है, राधा और श्याम की धरती में श्याम ने सबसे बड़ा जो काम किया था गीत और उसका नहीं किया था, दुर्योधनों का नाश। उन्होंने राजयोग का किस तरह से राष्ट्र के निर्माण, उस समय भी भारत की स्थिति यही थी। अभी स्वामी जी ने कहीं चर्चा की थी पिछले उसमें कि ये महाभारत होने जा रहा है, महायोग होने जा रहा है, तो उसकी चर्चा हम कहीं थोड़ा नगण्य कर देते हैं। और जितने बुद्धिजीवी, क्षमा चाहिएगा, चाहूँगा, बुद्धिजीवी खास तौर से इस भाव प्रभाव में ज़्यादा बह जाते हैं, इसीलिए बुद्धिजीवियों और आम लोगों में फ़र्क है, गैप हो जाता है, उसको भांपना पड़ेगा। ये 2-4 विचार थे। जनरल साहब ने जो कहा ना, हाँ। कि हमारे शास्त्रों में सिर्फ दया, करुणा, प्रेम इसी की बात नहीं कही। वेदों में जो प्रार्थना की जाती है उसमें प्रार्थना की जाती है कि वज्र के समान कठोरता हमको दो, दुष्टों को दंडित करे, राक्षसों का संहार करे। और ये हिंसा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भव, न्यायपूर्ण हिंसा, ज्ञानपूर्वक वो जो हिंसा है वो वास्तव में अहिंसा है, जस्टिसफुल वार, न्यायपूर्ण युद्ध, वो राष्ट्र को बचाने, राष्ट्र को बचाने के लिए वो भी जरूरी है। ये है कि 2012 के अंत में दिल्ली में एक नई पार्टी बनी थी जिसका जन लोकपाल आंदोलन से हुआ और कई राष्ट्रवादी युवा उसके साथ जुड़ गए, लेकिन अंततोगत्वा वो पार्टी वामपंथियों और अराजकतावादियों के सुपुर्द हो गई। इससे जो हताशा, जो निराशा युवाओं में हुई, और शायद यही उनकी मंशा रही कि ये लोग जब यहाँ से जाएं तो वापस कभी राजनीति का रुख न करें। तो ये जो हताशा का माहौल युवा वर्ग में छाया है, एक बार जो वहाँ से वापस आ गए, कहते हैं हमें और फिर राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोचना है, राजनीति के बारे में नहीं सोचना है, वहाँ धोखा मिलता है। जी, तो उसको फिर से कैसे सजीव किया जाए, उस सपने को, राष्ट्रवाद को फिर से कैसे साकार किया जाए। मैं उस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से था। मेरा नाम सुरजीत दासगुप्ता है। मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। सुरजीत जी, मैं स्वयं बहुत उत्साहित था और पूर्ण समर्थन मैंने बोलकर, लिखकर, जाकर, सम्मिलित होकर, प्रदर्शन आयोजित करके, क्योंकि उन दिनों में सबल भारत आंदोलन चला रहा था जातिवाद के विरुद्ध। सबल, आप आए थे, सबल भारत के सारे लोग, देश के बड़े बड़े लोग, पुराने कई मंत्रिमंडल के सदस्य और दूसरे बड़े बड़े लोग देश के सारे हमारे साथ थे। प्रदर्शनों में हमने हिस्सा लिया। आप ठीक कह रहे हैं कि पूरे देश में एक अपूर्व उत्साह, यानी जयप्रकाश जी के आंदोलन में भी हमने हिस्सा लिया था सन 77 में, उससे भी अधिक उत्साह इस आंदोलन में था। लेकिन जितना अधिक उत्साह था उतनी अधिक अब निराशा हो गई। उसका दोष हम किसको दें? उसका दोष सबसे पहले भारत की जनता को है, जिसने परखा नहीं। हम लोगों को है कि हमने परखा नहीं। अचानक हमने मिट्टी के माधुओं को सोने की मूर्ति बना के बिठा दिया और उनकी पूजा करने लगे। दूसरा दोष उनका है कि अगर उनको इतना बड़ा पद, इतना सम्मान, इतना प्रेम भारत की जनता ने दिया था तो उनको उस लायक बन जाना चाहिए था। अगर उस लायक नहीं थे तो बन जाना चाहिए था। इतिहास में ऐसे अनेक अवसर देखे जाते हैं, छोटे छोटे लोग उठते हैं, कोई उनकी पृष्ठभूमि नहीं होती, कुछ नहीं होता है, मौका मिलता है और वो शिखर पर पहुंच जाते हैं और शिखर पर टिके रहते हैं। ये दुर्भाग्य हुआ। आप ठीक कहते हैं, पूरे देश में एक निराशा का वातावरण
उन लोगों की वजह से फैल गया है। लेकिन अभी भी हमारे देश में, मेरे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उनके समक्ष नहीं कहता तो मुझे और प्रसन्नता होती कि अभी भी देश में आशा की किरण स्वामी रामदेव जी महाराज है। कल रायपुर के एक सभा में कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि वे तो सन्यासी हैं, वो नेताओं के गतानुगतिक कैसे हो रहे हैं, नेताओं के पीछे जय जयकार कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा आपकी समझ गलत है। वो नेताओं को खड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं कि देश को हमें बदलना है। उनमें इतनी शक्ति है कि अगर उन नेताओं ने देश को नहीं बदला तो उन नेताओं को बदलने की हुंकार लगाने वाला शेर पूरे भारत में एक होगा और उसका नाम रामदेव होगा। स्वामी जी में कोई लिप्तता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। आज मैं एक अंतरंग बात आपसे कहता हूँ। 4 जून की घटना के बाद रामलीला मैदान में जो हुआ, मैं हरिद्वार पहुंचा। हमारी एक बहुत अंतरंग, शायद लगभग पूरी रात चली, बैठक हुई स्वामी जी की हमारी। मैंने स्वामी जी से पूछा उस दिन, वो ऐतिहासिक संवाद था मेरा और इनका। मैंने कहा स्वामी जी आप ये बताइए, ये अरबों रुपए की संपत्ति के आप सूत्रधार हैं, मालिक नहीं है, सन्यासी तो किसी चीज़ का मालिक होता नहीं है। मैंने कहा ये सब चीज़ें हैं आपके पास, आपके मन में अगर लेश मात्र भी डर हो किसी सरकार का, किसी प्रधानमंत्री का, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ नहीं दूंगा। जो आदमी निर्भय हो, सिर्फ परमात्मा से डरे और किसी मनुष्य से नहीं डरे, वो किसी पद पे बैठा हो, वो मेरे लिए वरेण्य है, वो मेरे लिए पूज्य है। मैं उसका साथ दूंगा, उसके लिए प्राण दे दूंगा। आप सोचिए कि कितनी संकट की अवस्था थी वो। और उस समय स्वामी जी ने मुझसे कहा कि ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मुझे किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं निर्भय होकर, अगर ये जो वस्त्र मैंने पहन रखे हैं इनका भी परित्याग करना पड़े, सिर्फ लंगोटी पहन के पूरे भारत में रहना पड़े, तो मैं रह जाऊंगा। मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा भारत की जनता की। तो जब ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में वर्तमान है, विद्यमान है, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं वैदिक जी। क्या हुआ कि अरविंद ने शुरू में छल प्रपंच किया कि मैं युवा हूँ, एक सहानुभूति अर्जित की। आपने देखा होगा वो पैंट और कुर्ता, वो शर्ट पहनता है, लेकिन उस शर्ट को पैंट के, अक्सर युवा शर्ट को नीचे डाल के रखते हैं, वो बाहर खोल के रखता है कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ। मैंने उसने ढोंग किया सादगी का, उसने ढोंग किया देशभक्ति का। और विधानसभा चुनाव से पहले कभी भी मोदी को भी गाली नहीं दी, और अभी तक भी हम कहते हैं उसकी आइडियोलॉजी तो बताए, प्रिंसिपल्स तो बताए, पॉलिसीज तो बताए। देश तो बनता है पॉलिसीज की, भाई उसकी आर्थिक नीतियाँ क्या होंगी, कृषि की नीतियाँ क्या होंगी, व्यापार की नीतियाँ क्या होंगी, विदेश नीति क्या होगी, सुरक्षा की नीति क्या होगी, उसकी पंथ निरपेक्षता की नीति क्या होगी। क्योंकि पहले भ्रष्टाचार, और रोहतक में जाके बोला कि इस देश में भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। तो मैं इतना आज प्रश्न कर रहा हूँ, आज हमारे बारे में अभी तक भी नहीं बोलता है। पहले मोदी के बारे में नहीं बोला था, आज हमारे बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि उसको वो चाहिए जिससे कि खाली छपास और दिखास होता रहे। क्या बात। और उस छपास दिखास से कुछ लोगों को आकर्षित किया जा सके। तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा था। और हमको प्रारंभ में ऐसा लगा, मैं आप लोगों को कभी नहीं बोला था, आज पहली बार बोल रहा हूँ। आज से करीब शायद 10 या 12 साल पहले जी के जो जी हाउस है, उसके जो सुभाष चंद्रा जी है, वो उनको मेरे पास लेके आए कि लड़का बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहता है, आप इसको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसे हमने सोचा सुभाष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकर के आए तो ठीक है आदमी होगा। फिर दोबारा आए मेरे पास, फिर किरण बेदी जी का फ़ोन आया कि ये लड़का बहुत अच्छा है, कुछ करना चाहता है। और फिर अन्ना जी को लेकर के आ गए। अन्ना जी ने कहा स्वामी जी हमारा इधर उत्तर भारत में कोई बेस नहीं है, हमारे पास 10 आदमी भी नहीं है, आप हमको सपोर्ट करें, थोड़ा आप जो है जनता हमें दे दें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो शुरुआती दौर में एक गलत तरीके से छल प्रपंच से सहानुभूति अर्जित करके इसने स्वयं को स्थापित किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस
विधानसभा चुनाव में लोगों को गलतफहमी हो गई थी, लोकसभा चुनाव में 100 से वो 1 पर आ जाएगी लोकप्रियता, और लोगों में एक बार जरूर निराशा हुई। हमें भी खराब लगा, हमने बोला नहीं उसको उस समय। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना, शंकर बनने के लिए आपको स्वयं विष पीना पड़ता है। विषपान का मतलब ही है, अभी भी बहुत से विष के घूंट हमें पीने पड़ रहे हैं, वो आज हम नहीं कह रहे। हो सकता है जो है उस विषपान करके भी देश के लिए कुछ अमृत निकल जाए तो अच्छा है। तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां आपको लगता है कि ये ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी। लेकिन जहां तक उत्साह का प्रश्न है, अभी भी मैं रोज जो है करीब 1 लाख लोगों की सभा कर रहा हूं। परसों मैं अमरावती में था, लगभग 1 लाख लोग होंगे, 1 लाख लोग अमरावती में। मैं करीब 10 साल के बाद वहां पर गया, पहले एक बार 2004 में मेरा वहां शिविर हुआ था, और वहां पर भी एक लड़का था, उसको हमने आशीर्वाद दिया, हमारा नाम लेके एमएलए बन गया। अब हमारे ही विचार के खिलाफ वहां वो एमपी के लिए खड़ा हो गया। हाँ। मैंने कहा अब तू खड़ा हो गया, तब तेरे को हराने के लिए भी तू को ही आना पड़ेगा, ले तेरे खिलाफ ही खड़ा। क्या बात। तो और उसमें 1 लाख लोग, आप मैं देख रहा था, सिर गिने नहीं जा सकते। तो लोगों में उत्साह पूरा है। और भैया, विश्वासघात कहीं से भी मिले उससे आहत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का सूत्र है आशा, सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है आशा, और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है निराशा। इसलिए अपनों के द्वारा, किसी और के द्वारा कहीं पर भी हमको विश्वासघात मिलता है, उससे आहत न होकर के फिर आशा के साथ बढ़ते रहे। इंजीनियर्स हैं, सीएस हैं, वो क्या एजुकेशन ले ली, उसके बाद कहते हैं कि हमने एजुकेशन ले ली, अब जॉब कर रहे हैं। क्या है ज़िंदगी में, क्या है, मतलब वो एक ज़ीरो से हो रहे हैं, ना ही अपने परिवार को ठीक से संभाल पा रहे हैं। क्योंकि वो खासकर गर्ल के लिए मैं बोलूँगी, वो कहते हैं हम भी कमा रहे हैं, हस्बैंड भी कमा रहे हैं, तो हम क्यों काम करें, कौन काम करेगा। तो ये एक बहुत चिंतन का विषय है। एमएनसी में भी मैंने डाटा कलेक्ट किया, तो मैक्सिमम जो यंग बच्चे हैं, यूथ हैं, ये समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा। क्योंकि उन्होंने तो वही शिक्षा ली हुई है, पेरेंट्स ने भी उनको सोचा कि हाँ भाई इसने एमसीए किया है, एमबीए किया है, इसने बीटेक किया है, मेरी बेटी इतना कमा रही है, इस तरह की शिक्षा उसको मिली है। और ज़ीरो हो रहा है कि परिवार का कोई ध्यान नहीं है। इवन दो कि जो वो है, बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहते कि कौन करेगा। तो मतलब कहने का मकसद ये है, अगर वो बच्चे होंगे भी आगे तो वो कैसे होंगे, क्या होगा उसका। ये बहुत मतलब मेरे ऑफिस में कम से कम 600 गर्ल्स हैं ऐसी जो अभी न्यू अपॉइंटमेंट हैं। मैं उनसे बहुत बात करती हूँ, बहुत वो करती हूँ, कहती हूँ कि कुछ नहीं, काम से कुछ नहीं होता है। स्वामी जी 18 घंटे काम करते हैं, अरे हम 10 घंटे तो कर लें। आप अपना मुझे बताइए आप कैसे कैसे काम करते हैं। सर ये बहुत चिंतन का विषय है, इसके विषय में भी सोचिए, क्योंकि हमारा यूथ बहुत क्वांटिटी में है। अब ये शिक्षा की समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है, राष्ट्रीय दृष्टि की समस्या है। जब तक पूरे राष्ट्र की दृष्टि नहीं बदलेंगे, शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा। अभी शिक्षा हो गई अर्थकृते, पहले थी यशकृते, और होना चाहिए मोक्षकृते, कि शिक्षा मनुष्य को मोक्ष प्रदान करे, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण हो, अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण हो, जैसे स्वामी जी ने शुरू में चरित्र निर्माण और पूर्णता, चरित्र निर्माण हो, सदाचार हो। ये पूरे राष्ट्रीय दृष्टि बदलने की, और ये काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, ये काम 10 सरकारें नहीं कर सकती है। ये काम कौन कर सकता है? स्वामी जी महाराज जैसे लोग प्रेरणा दे सकते हैं, और हम सब लोग कर सकते हैं, हम सबको करना होगा। तो आज मैं समझता हूँ कि ये जो राष्ट्र मंथन का कार्यक्रम यहाँ शुरू किया जाए, आप लोगों को कैसा लगा? हमको भी अच्छा लगा। आज का ये चिंतन, विचार, विमर्श, परिचर्चा, संवाद और मंथन का ये अनुष्ठान शुरू हुआ है, और ये ज्ञान मंथन आगे निरंतर चलता रहेगा। ये पहला पड़ाव है, अभी यात्रा बहुत लंबी है, और इस यात्रा के दौरान इस मंथन से बहुत कुछ अमृत निकलेगा, जिससे कि इस राष्ट्र का मंगल होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।